नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हम आधुनिक भारत की पूरी सीरीज़ लेक्चर वाइज कर रहे हैं। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उन्हें फिर से याद दिला दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मध्यकाल और प्राचीन भारत की भी वीडियो लेक्चर्स आप देख सकें। टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट वाइज मैं आपको पूरा लेक्चर दूंगा। साथ ही साथ मौका मिलते ही इसकी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद। शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और इसमें भी छोटा पार्ट कांग्रेस युग। देखिए, 1857 की जो ये क्रांति थी, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, देखिए ये अंग्रेज़ों के लिए भी बहुत बड़ा सबक था और भारतीयों के लिए भी बहुत बड़ा सबक था। अंग्रेज़ों के लिए तो ये सबक इस तरीके से हुआ कि उन्होंने ये सोच लिया कि अगर भारतीयों पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें इन्हें एक तो इस हिसाब से रूल करना होगा कि हमेशा इन्हें लगे कि हम इनके शुभ चिंतक हैं। दूसरा, भारतीय रजवाड़े जो कि आज भी हमारे लिए खतरा है, पहले भी हमारे लिए खतरा थे और आगे भी हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, इनसे हमें हमेशा एक सम्मानजनक दोस्ती पूर्वक व्यवहार बनाए रखना है और इनकी जो इच्छा है, जैसी इच्छा है, जिसमें इन्हें खुशी होती है, इनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। साथ ही साथ टाइम टू टाइम हम इन्हें विदेशी तौर तरीके या जो हमारे अंग्रेज़ी तौर तरीके हैं उसमें ढालते चले। इसका क्या मतलब है? देखिए, इन्होंने क्या एक बात सोच ली थी कि अगर 1857 की क्रांति के अंदर होलकर, सिंधिया या जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूत शासक, पटियाला के सिख शासक अगर विद्रोह में शामिल हो जाते तो शायद अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत खराब हो जाती। तो इन्होंने क्या किया कि अब भारतीय राजाओं के साथ बिल्कुल ही दोस्ताना संबंध स्थापित किए और जो सहायक संधियां इनके साथ की गई थी उनका इन्होंने पूरा सम्मान रखना शुरू किया। जो गलती डलहौजी ने की थी वो गलती अब भारत में वापस दोहराई नहीं जानी थी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, एक बड़ा चेंज ये आ गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो था नहीं, अब सीधा डील होता था या जो भी होता काम होता था वो सीधा ब्रिटिश मोनार्क की तरफ से होता था और मोनार्क को सलाह देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो हमेशा अपने जो भी डिसीजन लेती थी वो पूरे समूह के डिसीजन होते थे, कोई एक आदमी का डिसीजन नहीं होता था, डेमोक्रेटिक डिसीजन होता था। इस वजह से इनका शासन यहाँ पे स्थायी हुआ और साथ ही कानून लिखित में आने लगे और भी ज़्यादा। इन्होंने भारतीय राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा देने के लिए, उनके तौर तरीकों में ढालने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना करवा दी। साथ ही साथ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा इन भारतीय राजकुमारों का कोटा रखा गया। ऑब्वियस सी बात है, जब एक भारतीय राजकुमार ब्रिटेन जाता है, वहाँ के तौर तरीके, रहन सहन, संस्कृति को देखता है, उसके मन में अपने इस स्वामी के प्रति और ज़्यादा भाव उत्पन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आती है, तो वो विद्रोह नहीं करेगा। दूसरी तरफ अब बात थी आम जनता की। अब आम जनता में विद्रोह तब उत्पन्न होता है जब उसे नेता मिलता है। अब नेता कौन बनेगा? या तो जिसके पास पैसा है या फिर जिसके पास बुद्धि है। तो इस दौर के अंदर कई सारे बुद्धिजीवियों का भी उदय हुआ। ये बुद्धिजीवी जो ब्रिटिश या आप कहिए पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य इतिहास, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे, उनकी क्रांतियों को पढ़ते थे, वहाँ के मूल अधिकारों को पढ़ते थे और ये चाहते थे कि भारत में भी ऐसी चीज़ें आए। परंतु क्योंकि उनके संसाधन सीमित थे तो वो कभी विद्रोह के बारे में तो नहीं सोच पाए, परंतु उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाने के लिए ज़रूर प्रयास किए। तो एक लेक्चर में हमने देखा था जैसे राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेराजियो, या जो आपने प्रार्थना समाज के बारे में देखा, ब्रह्म समाज के बारे में देखा, इन सब को शुरू करने वाले लोग जनरली एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे जो सामाजिक कुरीतियों को छोड़ना चाहते थे। तो अब देखिए, इन सब का कांग्रेस से क्या लेना देना है। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना होती है
वो भारतीयों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए एक पार्टी के रूप में होती। एक सिविल सर्वेंट था A.O. ह्यूम। इस A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन, जो उस समय का वायसरॉय था, उसको अपनी रिपोर्ट पेश करी, उसको अपने विचार बताए। ये A.O. ह्यूम जो है कई जगहों पर जो है भारत में ऊंचे ऊंचे पदों पर ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम कर चुका था, और उसने अपने अनुभवों के आधार पर ही ये बात बताई कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर ये बुद्धिजीवी वर्ग जितना ज़्यादा, हमने इनको अंग्रेजी शिक्षा तो प्रोवाइड करा दी है, ब्रिटिश तौर तरीकों में शिक्षित करना शुरू कर दिया है, पर जब ये पाश्चात्य संस्कृति के अंदर खुले विचारों को, अपने मूल अधिकारों को, या फिर डेमोक्रेसी को देखते हैं, गणतंत्र को देखते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कभी भारत के अंदर भी ऐसी मांग उठ जाए और जनता विद्रोह कर दे। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें एक ऐसी संस्था खड़ी कर देनी चाहिए जो हमारे इशारों पर चले। भारतीयों को ऐसा लगे कि उनको राजनीतिक अधिकार मिले हैं। इन बुद्धिजीवियों को लगना चाहिए कि इनको राजनीतिक अधिकार हैं, पर वास्तविकता में ये लोग हमेशा हमारे लॉयल सर्वेंट होंगे। इसे सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कहा गया कि भाई ये इनका जो गुस्सा है, इनका जो विद्रोह है, ये कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए, इसीलिए पहले से एक सेफ्टी वॉल्व लगा दीजिए। ये सेफ्टी वॉल्व का शब्द जो है, ये सबसे पहली बार लाला लाजपत राय ने अपने एक यंग इंडिया जो एक पत्रिका चलती थी, उसमें इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कांग्रेस के बारे में, उसमें इन्होंने ये सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया। हालांकि कई सारे विद्वान जो हैं, ऐतिहासिक विद्वान जो हैं, इस बात से सहमत नहीं है। ठीक है, ये लाला लाजपत राय का विचार था। तो जो भी बात रही हो, 1885 के अंदर ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। हालांकि शुरुआत में इसका नाम इंडियन नेशनल लीग था, बट बाद में जो है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर इसका सबसे पहला अधिवेशन हुआ, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। बाद में देखिए, शुरुआत में तो इसमें 72 जनों ने हिस्सा लिया था, पर उसके बाद जो है धीरे धीरे कांग्रेस के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती गई। देखिए, कांग्रेस जब स्थापित होती है 1885 से लेकर 1905 तक, कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता जो बहुत पढ़े लिखे थे, जिन्होंने पश्चिम के कई ग्रंथों का अध्ययन किया था, वो कई सारे विषय जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, इन विषयों में पारंगत थे। परंतु बात ये थी कि उन पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना हावी था कि वो अंग्रेजों की स्वामी भक्ति के आगे देशभक्ति को भूल जाते थे। ये इस प्रकार के जो लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर सकते थे, इन्हें उदारवादी नेता कहा गया। और 1885 से लेके 1905 तक जो आंदोलन कांग्रेस का चला, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की तरफ एक कदम ही था, ये उदारवादी आंदोलन कहा गया। ठीक है, ये उदारवादी आंदोलन जो चलाया, ये उदारवादी नेताओं ने चलाया। ये उदारवादी नेता कौन थे, इनके कुछ नाम है, आप याद रखिएगा। जैसे दादा भाई नौरोजी, बड़ा नाम है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, एक थे वो W.C. बनर्जी। ठीक है, ये सब लोग जो थे ये बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। इनमें से कई सारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार कई सारे थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक कार्य प्रणाली बना ली, जिसके अंतर्गत ये लोग क्या करते थे, कोई मांग है तो उसके लिए अर्जी देना, कोई प्रपत्र या परफॉर्मा तैयार करके देना, या फिर अपनी मांगे मानने के लिए कोई डेलीगेशन इन्होंने इंग्लैंड भेजा, लंदन भेजा, या वॉइस रॉय के पास भेजा। पर ज़्यादातर समय इन्हें वॉइस रॉय से या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट से सिर्फ सांत्वना ही मिलती थी, किसी प्रकार का कोई बड़ा काम नहीं होता था। दूसरा, इनमें एक और बात थी, कांग्रेस के अंदर इन्होंने धर्मनिरपेक्षता का बड़ा ध्यान रखा। इन्होंने जितने भी धर्म से आए हुए अलग अलग नेता थे, उन सबको मौका दिया कि आप जो हैं वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनिए। जैसे ये दादा भाई नौरोजी 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दूसरे, ये एक पारसी थे,
ऐसे कैसे? बदरुद्दीन तैयब जी बड़े सीनियर मुस्लिम नेता थे, 1887 में बने मुस्लिम थे। ऐसे ही जॉर्ज यूले ये 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो कि एक ईसाई थे। और सो ऑन, ये लगातार इस प्रकार से चेंजेस करते थे ताकि कांग्रेस पर किसी धार्मिक ठप्पा नहीं लगे। ये लाइन मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि कांग्रेस के ऊपर कोई धार्मिक ठप्पा नहीं लगे, क्योंकि आगे चलकर कुछ बदलाव होंगे और कांग्रेस के ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, बट अभी नहीं है। उदारवादी चरण में ऐसा नहीं है। फिर देखिए आगे बात करें, उदारवादियों ने मांगे तो करी, जैसे प्रशासनिक और सिविल सेवा में भारतीय लोगों की नियुक्ति की जाए। इन्होंने न्यायिक अधिकारों और कार्यकारी अधिकारों, न्याय करने वाले लोग अलग होने चाहिए, उनका डिपार्टमेंट अलग, और जो एग्जीक्यूटिव है उनको आप अलग कीजिए, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे जो आपके उपनिवेश हैं उनका जैसा स्वशासन है, मतलब वहाँ के अंदर के लोग जो हैं वो अपना स्वशासन खुद चलाते हैं, परंतु कुछ मामले जैसे रक्षा, विदेश और वित्त के मामले में उस पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर निर्भर है। वैसा ही हमारे साथ भी करिए, हमें आपने पूर्णतया से गुलाम क्यों बना रखा है? इस प्रकार की इन्होंने मांगे करी, परंतु क्या है, इनकी कोई भी मांग जो है, कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, ये लोग एक जगह फंस गए, ये कभी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारी राजभक्ति सबसे ज़्यादा है या देशभक्ति सबसे ज़्यादा है, राजभक्ति को ऊपर रखा जाए या देशभक्ति को ऊपर रखा जाए। ज़्यादातर उदारवादी नेता जो हैं वो अंग्रेज़ों को बहुत महान समझते थे। उनका ये मानना था कि अगर अंग्रेज़ नहीं होते तो शायद भारत जो है वो कभी भी अंग्रेज़ी शिक्षा दीक्षा में पारंगत नहीं हो पाता, विदेशी आविष्कार कभी भारत में नहीं आ पाते, और भारत हमेशा अंधकार के युग में ही जीता। ये जितना भी रेलवे, टेलीफोन, टेलीग्राम, पोस्ट जो भी है, ये सब अंग्रेज़ों की देन है। इस वजह से हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए, हमें उनका क्या करें, उनका धन्यवाद करना चाहिए। इसी वजह से जो है कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे नेता उठे जो इन विचारों से सहमत नहीं थे। उनका कहना था, देखो भाई बाकी सब बातें ठीक है, परंतु आप जो बात कह रहे हो कि अंग्रेज़ भारत में नहीं होते तो भारत का कोई विकास नहीं होता, हम अंधकार के युग में चले जाते, ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ों के आने से पहले भी भारत महान था, अंग्रेज़ों के आने से पहले भी यहाँ के लोग संपन्न थे, उससे पहले ही हमारे यहाँ पे साधन संपन्नता सब थी, और इस संपन्नता को देखने के बाद ही अंग्रेज़ भारत आए। तो आप हमें ये मत कहिए कि क्योंकि अंग्रेज़ भारत आए इसलिए भारत संपन्नता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अंग्रेज़ अगर भारत के अंदर किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक या कोई डेवलपमेंट विकास कर रहे हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा है, भारतीयों के फ़ायदे के लिए कम है। वो करते अपने फ़ायदे के लिए ही है, ठीक है, हमें उसका बाई प्रोडक्ट मिल जाता है, हम भी उसका लाभ कमाता है। जैसे उन्होंने अगर ट्रेनों का जाल बिछाया है तो अपने आवागमन की सुविधा के लिए अपना माल, कच्चा माल, तैयार माल जल्दी से मूवमेंट करे इसलिए बिछाया है, हमारे लिए नहीं बिछाया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस के ये नेता जो ये कह रहे थे कि नहीं, अंग्रेज़ जो है वो भारतीयों के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते, कभी भी भारतीयों के स्वराज के लिए नहीं सोच सकते, इसीलिए हमें भी हमारे ये लेटर लिखना, डेलीगेशन भेजना, इन तरीकों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये परिवर्तन थे उग्र। ये परिवर्तन कैसे होने चाहिए? उग्र होने चाहिए, यानी बड़े जुलूस निकालने चाहिए, आंदोलन होने चाहिए, धरना देना चाहिए, कांग्रेस के ये ब्रिटिशर्स के जो भी उत्पाद हैं हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए, एंड सो ऑन। और इन बातों को बड़े ज़ोर शोर से उठाने वाले जो लोग थे, उन लोगों में थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये वो लोग थे जो कांग्रेस के पुराने नेता, जो भी अपन ने नाम लिए थे ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, उस पीढ़ी के लोग थे। ये भी उन्हीं की तरह पढ़े लिखे और होनहार लोग थे, परंतु इनकी विचारधारा उन बुद्धिजीवियों से मैच नहीं खाती थी। देखो, मतलब इतनी बड़ी बात है कि ये आप जो कह रहे हैं ना, ये बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की स्थापना के समय से कांग्रेस में जुड़े हुए थे, परंतु ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। बाल गंगाधर तिलक जैसा नेता जिसने पूरे महाराष्ट्र को एकजुट कर दिया कांग्रेस के पीछे, वो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया।
आगे चल के अभी अपन एक कांग्रेस का विभाजन पढ़ेंगे 1907 में। वो विभाजन भी इसी चक्कर में हुआ कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाना है। आप समझिए कि कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद कितने थे, और इन कांग्रेस के नेताओं को लगता था कि हम भारत के लिए कुछ बहुत बढ़िया उद्धार वाला काम कर रहे हैं, और अंग्रेज इनको पीछे देख के हंसते थे, क्योंकि अंग्रेजों का वो एजेंडा बिल्कुल सेट था कि आपस में ही तुम बुद्धिजीवी बनते ही रह जाओ, ये करना है नहीं करना है, और ये चीज़ें आपस में तुम्हारी ये होगी कि तुम मूल मुद्दा तो भूल ही जाओगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ, ये मूल मुद्दा भूल ही गए। 1885 लेके 1905 तक इनको अपनी विचारधारा ही, कांग्रेस की विचारधारा ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हम क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये 1885 से लेके 1905 तक का दौर जो रहता है वो रहता है नरमपंथी विचारधारी लोगों का, जो सिर्फ अंग्रेजों के स्वामी भक्ति में रहकर ही कुछ अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। और उनमें भी उनका सबसे बड़ा अधिकार था कि हमें स्वशासन दे दीजिए, रक्षा, विदेश और वित्त के मुद्दे भले ही आप अपने पास रखिए, हम अपने आप को ब्रिटिश मोनार्क की, ब्रिटिश ताज की प्रजा मानने को भी तैयार हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए दोस्तों, ये अभी मैं लेक्चर इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं 2 पार्ट में करूँगा। अगले लेक्चर के अंदर जो है हम गर्मपंथी नेताओं की बात करेंगे, तो जुड़े हुए रहिए आप इस चैनल से। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 के रूप में मैं डालूँगा, और उसमें हम नरमपंथी नेताओं की बात, बंगाल विभाजन की बात और कांग्रेस के विभाजन की बात करेंगे। जुड़े हुए रहिए आप, तब तक धन्यवाद।